हमारे मुल्क के अंदर ये यूएपीए जैसा काला कानून है, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट देता है, उन सबको सल्ब कर लेता है। और ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून है। और ये आप देखिएगा, इससे पहले टाडा का कानून आया था आपके इसमें, टाडा के कानून में 67,000 लोग गिरफ्तार हुए थे और उसमें 1% कन्विक्शन हुआ, 1% कन्विक्शन। एक बात तो यही है कि हमारा कानून ये कहता है कि अगर पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर, तो ये साबित करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है। उस इल्ज़ाम को साबित करना अदालत में पुलिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन यूएपीए के अंदर पुलिस इल्ज़ाम लगाती है और मुझे साबित करना है कि ये इल्ज़ाम गलत है। तो ये अजीब-ओ-गरीब मसला है कि मुझे इल्ज़ाम को, अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को मुझे खुद ढोना है। पुलिस को साबित नहीं करना है। पुलिस ने इल्ज़ाम लगा दिया, अब मुझे ही साबित करना है कि ये गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे जानकार लोगों से मिलवाते हैं जो कुछ खबरों के बारे में बहुत गहराई से हमें उनसे मालूमात होती है। अभी हाल ही में दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी सियासी कैदी, राजनीतिक कैदी जिन्हें कहा जा सकता है, उनके बारे में उनके घर के लोग थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे और उन्होंने खुलकर के बात की कि आखिर ये मुकदमे किस तरह से हैं, किस तरह से इन लोगों को जेल में रखा गया है लंबे अरसे से। मुकदमे जिस तरह से चलने चाहिए अदालतों में, वैसे नहीं चल रहे। इस किस्म की बहुत सी बातें सामने आई। इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, वो हमारे आपके सामने अच्छी तरह से है। जिस तरह से मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि दलितों को या उन सभी लोगों को जो मुल्क की हुकूमत से अपने हकूक हासिल करना चाहते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, उससे पहले क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब कासिम रसूल इलियास साहब, जो जमात इस्लामी की एक सियासी पार्टी है, वेलफेयर पार्टी, उसके प्रेसिडेंट हैं और एक पॉलिटिकल प्रिजनर उमर खालिद के फादर हैं, वालिद हैं। बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, लंबे अरसे से जर्नलिज्म की है, अब सियासत में हैं और बहुत ही संजीदगी से बहुत सी चीजों को रखते हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। शुक्रिया। आप ये अ, आप ये बताइए कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मामला इस वक्त कहाँ है और सिविल सोसाइटी क्या कुछ कर रही है, कानूनी किस किस स्टेज में है, जिसकी बेचैनी की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। देखिए, पहली बात तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया किसी मज़हबी तंज़ीम की पार्टी नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए असल में मुल्क में पॉलिटिकल प्रिज़नर्स कौन हैं? देखिए, हमारे मुल्क में ऐसी कोई डेफ़िनेशन नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि ये पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं और ये पॉलिटिकल प्रिज़नर्स नहीं है। लेकिन जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार के किसी फैसले के खिलाफ या सरकार की पॉलिसी के खिलाफ में, और उन आवाज़ों उठाने की बुनियाद पर उन्हें अलग-अलग चार्जेस के तहत में, फैब्रिकेटेड चार्जेस के तहत में, कंकॉक्टेड चार्जेस के तहत में, उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है और उन पर ब्लैक क्लॉज़ लगा दिए जाते हैं ताकि वो एक लंबे वक़्त तक जेल के अंदर के अंदर ही रहें। तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं हमारे मुल्क में कई बड़ी तादाद में इस वक़्त मौजूद हैं। जब से मौजूदा सरकार इक़्तिदार में आई है, उसका ये वतीरा है कि अपने खिलाफ कोई भी आवाज़, कोई भी डिसेंट खड़ा होता है, तो वो उसको उठाकर जेल में डाल देती है और उस पर ऐसे ब्लैक क्लॉज़ लगा देती है जिससे आसानी से बेल भी ना मिल पाए। तो इस वक़्त में देखिए 2 तरह के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हमने टारगेट किया था, यानी हमने उनको उनके उनके केस को लिया था, टेक अप किया था और उन पर हमने 1 दिन का पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर में एक ट्राइब्यूनल किया था। उस ट्राइब्यूनल में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और इसके अलावा हाई कोर्ट के वकील थे, सिविल सोसाइटी के बड़े प्रोमिनेंट लोग थे और उसमें इस पहलू पे गुफ्तगू हुई कि भई ये जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनको इन ब्लैक लॉज़ के तहत में अंदर डाल दिया गया है और उनकी कोई आवाज़ नहीं उठ रही है और कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी हिमायत में नहीं आ रही है।
तो ये एक दिन भर की पूरी पॉलिटिकल प्रेजेंस के ऊपर में एक दिन भर की पूरा ट्रिब्यूनल चला और उस ट्रिब्यूनल में बड़ी अहम बातें निकल कर आई और हमने फैमिली की उनकी यानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की फैमिली को भी बुलाया था। तकरीबन 15 लोग आए थे और उन्होंने अपनी-अपनी बातें रखी कि किस तरह उनके बहन को, बेटे को, भाई को, शौहर को एक बेबुनियाद इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ लोग 3 साल से, कुछ लोग 2.5 साल से, कुछ लोग 5 साल से जेल के अंदर बंद हैं और उनको बेल तक नहीं मिल रही है। तो ये जब ये मुकम्मल हो गई हमारा ट्रिब्यूनल, तो दूसरे दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग को प्रेस के सामने रखा। तो ये इन फाइंडिंग्स में क्या-क्या बातें आई खास तौर पे इसी पर बात हो जाए ताकि वो थोड़ा-सा समझ में आ जाए कि आखिर ट्रिब्यूनल ने किस तरह से क्या-क्या उसके नतीजे रहे? देखिए, ट्रिब्यूनल ने कई पहलुओं पे बात की। पहली बात तो ये बात कही है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक उसूल है जो जिसमें कहा गया है कि बेल इज़ ए रूल और जेल इज़ एन एक्सेप्शन। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स मामले में ये उसूल उलट गया है। यानी बेल एक्सेप्शन हो गई है और जेल जो है उसूल बन गया है। तो एक बात तो ये कही है। दूसरी बात ये कही कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है पूरे मुल्क में, इनके खिलाफ पुलिस की जो तरीका होता है वो ये होता है कि वो लंबी-लंबी चार्जशीट बनाती है, ताकि उसको पढ़ने में ही एक लंबा वक़्त सर्फ हो जाए अदालत का, जजेस का और वुकला का। तो अभी देखिए उमर खालिद की चार्जशीट या जो लोग सीए एनआरसी में दिल्ली में बंद है, उनकी पहली चार्जशीट आई थी जिसमें 17,000 पेजेस की चार्जशीट थी। उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई और अभी भी पुलिस ये कहती है कि अब वो ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ताकि वो केस को प्रोलॉन्ग कर सके। तो एक बात तो ये कही गई है कि ये जो डेलिब्रेटली केसेस को प्रोलॉन्ग करने की जो कोशिश है, ये इसको एक्सपोज़ किया गया। दूसरी बात इसमें ये एक्सपोज़ की गई कि जो चार्जशीट है, वो बहुत वेग है। बल्कि हमारे वकील ने उमर खालिद के वकील जो त्रिदीप पायस साहब है, उन्होंने तो केस में कहा था कि ये चार्जशीट तो फैमिली मैन की स्क्रिप्ट लगती है। तो ये चार्जशीट के अंदर हम दूसरी बात ये कही गई कि बहुत वेग चार्जशीट है, कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है और जितने यानी आपके विटनेसेस खड़े किए गए हैं, वो सब बहुत बाद में खड़े किए गए हैं। मिसाल के तौर पे दिल्ली दंगे फरवरी में हुए थे और उमर के केस में सितंबर में उन्होंने एक आदमी को विटनेस के तौर पे पेश किया और सितंबर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये कहा गया कि जो विटनेसेस हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और फिर इसके साथ-साथ एक बात ये कही गई है कि इसमें एक और पहलू है जिसका पुलिस का एक तरीका है काम करने का, वो क्या करती है कि एक साथ में कई सेक्शंस लगा देती है आईपीसी के और ये इसके क्रिमिनल इसके कई केसेस अब मिसाल के तौर पे उमर खालिद के केस में आप यूएपीए के अलावा 28 दफात लगाई गई हैं। आर्म्स एक्ट है, 153 ए है, 153 बी है, 120 बी है, पता नहीं कितनी चीज़ें लगा दी गई हैं, ताकि आदमी को आसानी से बेल ना मिल सके। और फिर ये जो यूएपीए है हमारे मुल्क में एक काला कानून है। ये यूएपीए के अंदर तो एक लंबा वक़्त पुलिस को मिल जाता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए और फिर तो अदालतें भी इसमें देखिए यूएपीए जो हमारा कानून है मुल्क का, ये एक ऐसा कानून है जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देता है। मिसाल के तौर पर एक बात तो यही है कि हमारा कानून ये कहता है कि अगर पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर, तो ये साबित करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है। उस इल्ज़ाम को साबित करना अदालत में पुलिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन यूएपीए के अंदर पुलिस इल्ज़ाम लगाती है और मुझे साबित करना है कि ये इल्ज़ाम गलत है। तो ये अजीब-ओ-गरीब मसला है कि मुझे इल्ज़ाम को अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को मुझे खुद ढोना है। पुलिस को साबित नहीं करना है। पुलिस ने इल्ज़ाम लगा दिया, अब मुझे ही साबित करना है कि ये गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर में। तो ये तमाम पहलू इस ट्रिब्यूनल के अंदर आए और इसमें जब फैमिली के लोग जमा हुए उसके अंदर तो फैमिली ने बताया कि किस तरह से उनके लोगों को उठाया गया है और आप सोचिए भीमा कोरेगांव में जो लोग गिरफ्तार हैं वो इस मुल्क के बड़े सिविल सोसाइटी के लोग हैं तो बड़ा बड़ा राव हैं आनंद तुलपुले हैं और इसके अलावा हनी बाबू है और कई लोग हैं और ये सुधा भारद्वाज थी वो आ गई जेल में और एक फादर स्टैन थे उनका इंतकाल वहीं हो गया। इन लोगों को जो केस चल रहा है किसी के हाथ में राशा है तो उसने कहा कि मुझे चाय पीने के लिए स्ट्रॉ चाहिए। तो कोर्ट ने अदालत ने स्ट्रॉ तक देने से इनकार कर दिया। फिर जो आदमी 80 साल का है
वो बहुत सारी बीमारियां उसको लगी हुई हैं, बड़ी मुश्किल से उसको पैरोल मिल पाई है। फिर इस रबा रबा राव की बात मैं कह रहा हूँ आपसे। तो ये सिचुएशन भी सामने आई कि खुद एक बहुत बड़ा मसला ये कि पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो आपका मोबाइल उठा लेती है, आपके लैपटॉप उठा लेती है और फिर उसके अंदर जो चीज़ चाहे डाल देती है उसके अंदर। तो ये भी सामने आया कि जो प्रोफ़ेसर साईं बाबा है, उनके साथ ये मामला किया गया कि उनके लैपटॉप को उठाया गया और उसके अंदर उनका ताल्लुक नक्सलाइट से जोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दी गई। ये चीज़ साबित भी हो गई है कि ये कंकॉक्टेड है पूरी चीज़ें, ये सब ऊपर से डाली गई है। तो ये पहलू भी उसके अंदर सामने आया। फिर उसमें ये बात भी सामने आई है कि किसी से यानी मिसाल के तौर पे प्रोफ़ेसर साईं बाबा हैं, वो 80% हैंडीकैप्ड हैं। वैसे भी उनको पैरोल पे आज़ाद होना चाहिए। 80% हैंडीकैप हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो मजबूर हैं। इसके बावजूद भी उनको बेल नहीं मिल रही है और वो नागपुर की जेल में गिरफ्तार हैं। उनकी फैमिली को उनसे मिलने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये सब पहलू इस प्रोग्राम में उभर कर सामने आए और किस तरह ज़ुल्म हो रहा है इंसानों के साथ में, किस तरह अच्छा फिर ये दूसरी बात ये है कि देखिए, हम में से हर आदमी जानता है कि अगर रूटीन अदालत में ये केस चल रहा होता, खुद उमर के केस में 2 एफआईआर है। एक एफआईआर 101 है और एक एफआईआर 59 है। 59 में यूएपीए लगा हुआ है, वहाँ बेल नहीं मिल रही है और 101 के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही बेल मिल गई थी। तो इसका मतलब ये है कि यूएपीए एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें बेल का लेना आसान नहीं है। हमारे जो लोअर कोर्ट में केस चला, वो 1.5 साल केस चला। बेल का केस 1.5 साल, इतना कभी नहीं होता है। और बेल के केस ऐसा लड़ा गया जैसा कि आप पूरा मुकदमा लड़ रहे हैं। बेल में मामले में इतना नहीं देखती अदालत। बेल मामले देखती है भई आप बेल के लिए एप्लीकेशन जो डाल रहे हैं, आप ये सैटिस्फाई करते हैं कि आप किसी विटनेस को वो मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आप केस के अंदर कुछ नहीं करेंगे, आप बाहर नहीं जाएँगे। ये सब एश्योरेंस देने के बाद बेल मिल जाती है। लेकिन अब इस केस के अंदर जो है, ये बेल नहीं मिलती है। उमर के केस में अदालत ने 1.5 साल तक बेल पर बहस की, 1.5 साल तक के। उसके बाद ये कह दिया कि प्राइमा फेसा जो है केस बनता है इसलिए कि उसमें और जो केस है जो 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 जजमेंट है वो कॉपी पेस्ट है। पूरी गवर्नमेंट की चार्जशीट में से उसको पेस्ट करके कह दिया गया कि प्राइमा फेसा केस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में ये जो हमारे मुल्क के अंदर ये यूएपीए जैसा काला कानून है, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट देता है, उन सबको सल्ब कर लेता है। और ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून है। और ये आप देखिएगा इससे पहले टाडा का कानून आया था, आपके इल्म में है। टाडा के कानून में 67,000 लोग गिरफ्तार हुए थे और उसमें 1% कन्विक्शन हुआ था, 1% कन्विक्शन। तो और लोगों की 10 साल, 17 साल, 18 साल, 21 साल के बाद लोग आज़ाद हुए। तो ज़ाहिर बात है कि जिनकी ज़िंदगियाँ आपने तबाह कर दी, उनकी पूरी पूरी जवानी उस जेल के अंदर गुज़र गई। अब वो बुढ़ापे की हालत में बाहर आ रहे हैं, किसी काम के लायक नहीं है और उन पर एक टैग लगा हुआ है कि आप आतंकवाद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। तो ये जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम अदालत है, हमारे मुल्क का जो निज़ाम कानून है, ये इस पे भी बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं और ये कहा गया कि यूएपीए जैसे ब्लैक लॉज़ को यूएपीए जैसे कहना चाहिए कि यानी ड्रैकोनियन लॉज़ को स्क्रैप किया जाना चाहिए, वो हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है। ये सब पहलू इस ट्रिब्यूनल के अंदर उभर कर सामने आए। अच्छा, एक चीज़ सामने आई है वो ये कि अक्सर पूरे मुल्क में पुलिस यूएपीए का इल्ज़ाम लगा करके मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर देती है। बहुत से रियासतों में अब भी हो रहा है। क्या ये जो लोग ट्राइब्यूनल में आए थे, क्या उनके यूएपीए केसेस में ऐसा हुआ है क्या अक्सर? चूँकि वो गैर कानूनी कहा जाता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी एक फैसला ऐसा आ चुका है। तो उस तरह की कोई चीज़ें भी सामने आई क्या? देखिए, यूएपीए के केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट में चल रहे हैं पहले। लोअर कोर्ट से अगर कोई फैसला हो जाता है तो फिर वो हाई कोर्ट में आता है। तो ये ये लोअर कोर्ट से पहले जो मजिस्ट्रेट होती है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट लोअर की बात मजिस्ट्रेट कर रहे कोर्ट हैं। में नहीं चल रहे हैं। इसलिए कि देखिए असल में जिन जिन लोगों को उठाया गया वो सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और वो जानते हैं कि ये लोगों के पास एक्सेस है। ये लोग जो हैं वो अपने लॉयर भी खड़े कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इस बात की एहतियात तो पुलिस करती है कि वो कोई ऐसी कानूनी सुकम उसमें ना छोड़े, जिससे कि उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो। लेकिन लोअर कोर्ट में ये बहस होती है और देखिए आम तौर पे हमारे यहाँ जुडिशरी का मामला ये है
कि लोअर कोर्ट आम तौर पे एक आध दो एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हुकूमत जो उसका जो मंशा है, हुकूमत जो चाहती है, होम मिनिस्ट्री का जो मंशा है, उसी के मुताबिक फैसले देती है। तो ये इसलिए हमको लोअर कोर्ट से ये तवक्को नहीं होती है कि वहाँ से कोई इंसाफ मिल सकेगा। हाई कोर्ट में मामला जाता है, हाई कोर्ट में अब देखिए इस वक़्त जो हमारा मुल्क का निज़ाम अदालत है, वो बड़ी बुरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो गया है उसका वो और नतीजा ये है कि बाज़ औक़ात हाई कोर्ट से भी और बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे फैसले आते हैं, जो खिलाफ़ अक़्ल होते हैं कि ये फैसले आखिर कैसे दिए गए। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो नहीं पेश हुआ है। लोअर कोर्ट में आए और लोअर कोर्ट के बाद अगर वहाँ से कोई फैसला हम उसके खिलाफ होता है, तो हाई कोर्ट में आता है। हुँ। अच्छा, अब ये ट्रिब्यूनल के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे क्या? कोई स्ट्रैटेजी मिलकर के कुछ तैयार की गई है? क्या कोई कंबाइंड एफर्ट होंगे या क्या कुछ है? आने के लिए, आने वाले वक़्त के लिए क्या स्ट्रैटेजी? देखिए असल में ये ट्रिब्यूनल हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, फिर हमने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाई थी और उसके अलावा भी केसेस चलते हैं। बुनियादी तौर पर इसकी कोशिश ये है कि ये तमाम कोशिशों से एक तो पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश है और उसके साथ-साथ अदालतों को भी बताना है कि पब्लिक का माइंडसेट क्या है। मिसाल के तौर पे मैं बताऊँ आपको उमर के केस में आपको इल्म होगा ये बात कि तकरीबन दुनिया के 200 प्रोमिनेंट अफराद ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और जिसमें नॉम चॉम्स्की थे, जिसमें हमारे मुल्क के प्रोमिनेंट लोग थे, उन सब ने गांधी जी के पोते साहब थे, कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी और ये कहा था कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत में गिरफ्तार किया गया। और ऐसी आवाज़ें दूसरे लोगों के बारे में भी उठ रही हैं जो भीमा कोरेगाँव में हैं और दूसरे लोगों में। तो ये सब चीज़ों की कोशिशों से एक माहौल तैयार होता है और ऐसा नहीं है कि हो देखिए एक बात तो तय है, मिसाल के तौर पे आज जब भी मैं कहीं जाता हूँ, तो मुझे लोग ये कहते हैं कि भई हम तो जानते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसका कसूर सिर्फ़ यही है कि उसने एनआरसी मूवमेंट में हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की थी। तो और जितने लोग भी गिरफ्तार हैं उन सब के ऊपर में यही इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। तो मेरा कहना ये है कि देखिए ये एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के बाद हाँ, एक चीज़ तो ये कि पब्लिक में ये जो बार-बार आतंकवादी, आतंकवादी, आतंकवादी कह के जो हमारा गोदी मीडिया मुस्तकिल लोगों का माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहा है, उनका ज़हन, तो उसको काउंटर करने के लिए भी ज़रूरी है कि पब्लिक के दिमागों से ये चीज़ निकल जाए कि भई ये जो बच्चा है या ये जो शख्स है, इसके ऊपर में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं और वो पूरा केस ही एब्सर्ड है। पूरा केस ही कंकॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है, फेक है। तो इसमें बड़ी हद तक कामयाबी मिलती है और बाद औक़ात अदालत जजेस भी अगर वो उन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो उन पे भी असर होता है। हमें उम्मीद तो यही है कि ये जितनी कोशिशें हैं और ये कोशिशें ख़त्म नहीं हुई हैं, ये कोशिशें चल रही है बराबर मुस्तकिल चल रही है। सिविल सोसाइटी चला रही है इसको, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो नहीं चला रही है लेकिन सिविल सोसाइटी इस तरह की मूवमेंट चला रही है। तो हमें तवक्को है कि ये इन सब चीज़ों का असर ज़ाहिर होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुल्क भर में जो ये खास तौर पर आपने भीमा कोरेगांव का भी ज़िक्र किया, सीएए, एनआरसी से मुताल्लिक भी, और मुझे यकीन है कि इसमें वो लोग भी होंगे जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में भी बहुत से लोगों को एक्यूज़ बनाया गया, हत्ता कि जो विक्टिम थे उन्हीं को एक्यूज़ बनाया गया। तो इसमें कोई कोई कानूनी मदद का, या जो गरीब जो लोग हैं, जो बहुत से वो लोग हैं जो वाक़ईन बियर नहीं कर सकते अदालतों को, हत्ता कि वो समझ भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, वकीलों के साथ वो बात तक नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई 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 रास्ता निकाला है क्या? देखिए, असल में ऐसे तो ये केसेस इतने ज़्यादा मल्टीप्लाइड हो गए हैं कि जितने पूरे मुल्क में हैं और हर जगह है। तो लेकिन देखिए जहाँ तक के जो ऐसे केसेस हैं जो हाइलाइट हो रहे हैं या जिसमें लोग मदद की का मुतालबा करते हैं, तो उसमें हमारे मुल्क की बाज़ तंज़ीमें हैं जो के सिलसिले में काम कर रही है। जमीयत-उलमा कर रही है, एपीसीआर कर रहा है और ये सब लोग जो है इनकी कानूनी मदद कर रहे हैं। बाज़ वुकला जो हैं, वो भी प्रो बोनो केस कर रहे हैं, यानी वो कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं और वो केस लड़ रहे हैं लोगों का। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम ये समझते हैं कि जितने पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं, कम से कम उनकी हद तक तो हम ये देखते हैं कि लोग उसकी तरफ मुतफ़क्किर हैं और उनका केस लड़ भी रहे हैं और बाज़ औक़ात जब उनको बेल मिलती है, तो बेल के लिए जो श्योरिटी चाहिए होती है, उसमें भी सिविल सोसाइटी के लोग सामने आते हैं। तो ये पहलू अभी भी बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क का लोगों का ज़मीर अभी मुर्दा नहीं हुआ है, बहुत बेदार है और वो इस तरह के मामलात पे आगे बढ़कर ताउन करते हैं। इवन वकीला भी
केस प्रो बोनो करते हैं, उसका पैसा नहीं चार्ज करते हैं, तो ये एक अच्छा पहलू है। अच्छा, ऐसा ऐसा कई बार अदालतों के कोर्ट ऑर्डर्स की शक्ल में, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट की शक्ल में ऐसी भी मिसालें सामने आई हैं जिसमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के वकील वो काम नहीं करते जो वाकई उन्हें करना चाहिए। इस किस्म की शिकायतें क्या कभी आपने कभी सुनी हैं क्या? देखिए, ये जो हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स का केस लड़ रहे हैं, इसमें अलबत्ता हमने यानी बाकी जितने लोग हैं, उन्होंने वकला के इंतखाब में बहुत ही एक मेयार बनाया था और उसी के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। ऐसे वकील जो आगे बढ़कर कहते हैं कि हम करते हैं, हम केस करेंगे, लेकिन उनके बारे में अगर लोगों को उनके क्रेडेंशियल के ऊपर में यकीन ना हो, तो ऐसे लोगों को नहीं किया गया, बल्कि ऐसे वकीलों को किया गया जिनसे ये तवक्को कम थी कि जो कंप्रोमाइज़ हो जाएँ। अलबत्ता 1-2 केसेज़ के अंदर में हमारे पास शिकायत आई है, जो जो केसेज़ ताहिर हुसैन साहब का केस है, काउंसलर जो थे और 2-3 लोग केसेज़ हैं, जिनको ऐसे वकील कर रहे थे जो डिले कर रहे थे, केसेज़ में नहीं आ रहे थे और अंदेशा ये था कि था बाज़ औक़ात देखिए वकील भी बाज़ औक़ात हुकूमत से मिल जाते हैं और बाज़ औक़ात वो ये दबाव डालते हैं कि आप कुछ बातों को मान लें, कुछ बातों को तो हम आपको कम सज़ा दिलवाएँगे। इस तरह से लोगों को मिसलीड भी करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जो लोग बंद हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे यानी जो लोग विक्टिम हैं, जो लोग जेलों में बंद हैं, वो सब पढ़े-लिखे लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर घराने के थे, तो उनके सिलसिले में भी बहुत सारी तंज़ीमें और बहुत सारे इदारे मैदान में आ गए हैं। इसलिए इस बात का इम्कान तो नहीं है कि वो उनको उनके केस में ऐसे वकील आ जाएँ जो हुकूमत से मुफ़ाहिमत कर लें या हुकूमत से मामला कर लें। हुँ। तो बहरहाल जो जो कुछ मीडिया के लोग थे, क्या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो नतीजा नज़र आया, जो आप प्रेस से उम्मीद करते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मामले में, या इसमें भी वो गोदी मीडिया वाला ही मामला रहा? तजुर्बा क्या देखिए, है? असल में ये आप चूँकि मीडिया के आदमी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक़्त में हमारा मीडिया का सवाद-ए-आज़म, यानी एक बड़ी अक्सरियत जो है, वो गोदी मीडिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक आध 2 चैनल को छोड़ दीजिए तो तकरीबन तमाम चैनल और 2-3 प्रिंट मीडिया को छोड़ दीजिए तो तमाम प्रिंट मीडिया के लोग जो हैं, इस तरह हुकूमत के हाथ गोद में जाके बैठ चुके हैं कि अब उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। अलबत्ता, ये मैं कह सकता हूँ कि ट्रिब्यूनल में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत बड़ी तादाद में यूट्यूबर्स आए थे, नए लोग, पुराने लोग जिनकी बहुत बड़ी रीच है जिनकी कई लाख फॉलोअर्स हैं, ऐसे लोग भी आए थे। तो हमारी आवाज़ जो है वो हम समझते हैं कि एक और फिर हमने लाइव भी किया है टेलीकास्ट इसको अपने फेसबुक लाइव के ऊपर में इसको डाला है तो और यूट्यूब चैनल पे भी डाला है, तो उसकी वजह से इसकी रीच बहुत बड़ी है, बहुत लोगों तक पहुँची है। बहुत-बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब। आप बहरहाल एक ऐसे काम में मसरूफ़ हैं जो वाक़ईन उसके काम करने की ज़रूरत है, और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इख्तियार है कानूनी जद्दोजहद का, वो बहरहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो लोग बेगुनाह हैं, उनकी मदद हो पाएगी और वो जेलों से बाहर आ सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया उसके लिए। और मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि खबर को नजदीक से नजदीक जाकर के किया जाए। मीडिया स्टार वर्ल्ड के पास अपने पास इतने वसाइल नहीं है कि हर जगह पहुंच सके, लेकिन फिर भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।